हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक संवैधानिक निकाय है जिसे शॉर्ट में कैग यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के रूप में जाना जाता है। कैग एक इंडिपेंडेंस ऑफिस है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। बात करें आर्टिकल 148 की, तो 148 में कैग का गठन कैसे किया जाएगा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इन सब के बारे में प्रावधान आर्टिकल 148 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 149। इसमें कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया। कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में उल्लेख ये आर्टिकल 149 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 150। इसमें संघ एवं राज्यों के लेखों के प्रकार के बारे में बताया गया है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था मतलब वह केंद्र के चुनाव करवाने के साथ साथ राज्यों के जो विधानमंडल है उसका भी चुनाव कराती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो निर्वाचन आयोग है वो एक अखिल भारतीय संस्था है। ऐसे ही कैग जो है वो केंद्र को रिपोर्ट देने के साथ साथ और राज्यों को भी या राज्यों से संबंधित रिपोर्ट भी राज्यों के राज्यपाल को देता है। तो इस कंडीशन में कैग भी एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 151। इसमें कैग के अंकेक्षण या प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कैग की नियुक्ति की। तो कैग की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। बात करें शपथ की, तो ये शपथ भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूची 3 के माध्यम से दिलवाई जाती है। इनके शपथ के बारे में कहाँ बताया गया, अनुसूची 3 में बताया गया है। और इसमें संविधान में विश्वास एवं निष्ठा की शपथ इनको दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कार्यकाल। तो संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इनका कार्यकाल इस संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो इनका वर्तमान समय में इनका कार्यकाल जो कि संसद द्वारा डिसाइड किया गया है वह है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इसका मैक्सिमम कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है एवं सेवानिवृत्त का कार्यकाल जो है या सेवानिवृत्त की जो उम्र है वो 65 वर्ष होती है। जो भी पहले हो वही इनके द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। तो इसके बारे में भी संविधान मौन है, यानी कैग की योग्यता के बारे में भी संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। संसद के द्वारा ही यह डिसाइड किया गया है कि जो ही प्रशासनिक यानी जो प्रशासनिक सेवा जैसे IAS के पदाधिकारी को ही सामान्यतः कैग में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस्तीफे की, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे में इनके द्वारा जो इस्तीफा दिया जाता है वह भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। और अगर राष्ट्रपति चाहता है या फिर जो है एक तो वो इस्तीफा देकर अपने पद से हट सकता है, दूसरा राष्ट्रपति उसको हटाने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करता है वह क्या है, जिस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज यानी इन द मैनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह रिमूव किया जाता है उसी तरह से कैग को भी रिमूव किया जाता है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, मिसबिहेवियर ऑन एंड इनकैपेसिटी यानी कदाचार व अक्षमता के बेस पर सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति जो है कैग को भी रिमूव किया जाता है। यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्नियुक्ति की। तो इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कैग का जो कार्य है वो यही है कि जो सरकार के द्वारा जो खर्च किए गए हैं क्या वो यानी खर्चों का जो अंकेक्षण करना होता है क्या वो सही तरीके से जो है खर्च किया गया है या नहीं, यही इनको देखना होता है। तो क्योंकि यह किसी लाभ के पद या और किसी सांत्वना से प्रेरित होकर अपने कार्य को ना करें, इसलिए इनको पुनर्नियुक्ति के पात्र ये नहीं किए गए या फिर इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। बात आती है एक कैग थे जो है TN चतुर्वेदी।
टीएन चतुर्वेदी को जब वो आफ्टर रिटायरमेंट यानी जब कैग के पद से रिटायर्ड हो गए तो उनको राज्यपाल के पद से जो है या राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टीएन चतुर्वेदी को रीअपॉइंटमेंट किया गया है या फिर कोई लाभ का पद जो है धारण किया गया, जो कि इसमें निषेध है, यानी जो कैग बनता है उसके बाद उन्हें कोई लाभ का पद नहीं दिया जा सकता, ऐसा इसमें निषेध किया गया है। तो आपको बता दें कि जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र व राज्य सरकार के जो भी मंत्री हैं, केंद्र व राज्य सरकार के जो भी मंत्री हैं, इन सभी को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में जो है राज्यपाल का टीएन चतुर्वेदी का राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होना या किसी भी प्रकार के इनके पुनर्नियुक्ति या फिर लाभ के पद को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि बताया गया है कि यह एक स्वतंत्र कैग एक स्वतंत्र निकाय है जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो इसके बारे में कैसे पता चलता है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है? क्योंकि इसको रिमूव करना यानी इसको हटाना एक कठिन कार्य है। इसको उसी मैनर में हटाया जाता है जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के बारे में आर्टिकल 124(4) में बताया गया है, यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष दिया गया है। नेक्स्ट है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसलिए इनको किसी लाभ से बचाने के लिए इनको रीअपॉइंटमेंट या फिर पुनर्नियुक्ति से सुरक्षा दिया गया, यानी इनको पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके वेतन, भत्ते व पेंशन ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि मतलब इनमें कार्यकाल के दौरान कमी नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है तो इसलिए वहां पर संसद सदस्यों के द्वारा इसमें चर्चा तो की जा सकती है बट इसमें वोटिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके वेतन व भत्ते, पेंशन ये सब संसद के द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इनको वेतन, भत्ते व पेंशन दिया जाता है, यानी इनके वेतन, भत्ते, पेंशन जो है वो संसद के वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। वहीं इनको जो रिमूव करने का प्रोसेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके कार्य। कैग के कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैग के कार्य के बारे में देखें तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग यानी लेखांकन व ऑडिटिंग या लेखा परीक्षक, ये इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो अकाउंटिंग मीन्स होता है जो पैसा दिया गया है या फिर खर्च किया गया है उसका हिसाब किताब रखना, यानी अगर आपको 100 रुपए मिले हैं तो आपने उन 100 रुपए को कहाँ कहाँ पे खर्च किया है उसका ठीक ठीक हिसाब किताब रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक। इसका मीन्स होता है दिए गए पैसों को क्या आप उसी उद्देश्य से खर्च कर रहे हैं जिस उद्देश्य से आपको दिया गया है, या फिर खर्च करते समय आपने मितव्ययिता का पालन किया है या नहीं, या उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या फिर अदर करप्शन तो नहीं विद्यमान है। तो इनको देखना जो है ये ऑडिटिंग कहलाता है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। 1950 से लेकर 1976 तक जो कैग है वो केंद्र सरकार के अकाउंटिंग व ऑडिटिंग दोनों को देखता था, लेकिन 1976 के बाद कैग जो है अकाउंटिंग का कार्य देखना बंद कर दिया, यानी अकाउंटिंग का कार्य 1976 के बाद सीजीए नामक एक पद का गठन किया गया, उनके द्वारा देखा जाता है। वहीं 1950 यानी संविधान लागू होने से लेकर अब तक जो ऑडिटिंग का कार्य है वो किसके द्वारा देखा जाता है? कैग के द्वारा देखा जाता है। ये तो हुई बात जो है केंद्र सरकार की। वहीं बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के बारे में अभी भी यानी संविधान लागू होने 1950 से लेकर अब तक अकाउंटिंग व एडिटिंग दोनों का कार्य जो है वो राज्य सरकार का कैग ही देखता है, यानी राज्य सरकार के पास अकाउंटिंग के लिए कोई अलग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं किया गया है। दोनों कार्य कैग के द्वारा ही संपादित किया जाता है। इसका नेक्स्ट कार्य है लेखा का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। लेखा का प्रारूप ये राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? वो कैग करता है, या कैग जो है राष्ट्रपति के पास इससे संबंधित सिफारिश भेजता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति
को जो है राष्ट्रपति ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद से या केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट है वो संसद को भेजता है। वहीं राज्य से संबंधित रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी संसद के पास भेजने के बाद कैग की जो रिपोर्ट है उसको उसकी जांच करने के लिए संसद में एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी वित्तीय समिति है। यह एक अस्थायी लोक लेखा समिति एक अस्थायी वित्तीय समिति है। इसका प्रमुख कार्य है कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। नोट के रूप में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कैग जो है वह किसी भी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री के अंदर कार्य नहीं करता है। कैग को पार्लियामेंट का एजेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट का एजेंट भी कहा जाता है क्योंकि कैग जो है वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैग का नियंत्रण पैसा खर्च करने में नहीं होता। यह केवल ऑडिट करता है कि पैसा कहाँ पर या कितना खर्च किया गया है, क्या वहां पर मितव्ययिता का पालन किया गया है या नहीं, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार या करप्शन तो नहीं किया गया है। ये सब कार्य ही देखता है, यानी इसका जो है खर्च करने में कोई नियंत्रण नहीं होता। खर्च होने के बाद ही यह ऑडिटिंग करता है। बात करें फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वी नरहरि राव ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है। एक पॉइंट है जो 2024 से लेकर 2027 तक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कैग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते थे सभी को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।